नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, समुदाय। लेकिन शायद उसकी गहराई को हम पूरी तरह से नहीं समझते, है ना? हमारे पास जो सामग्री है वो एक अकादमिक किताब का हिस्सा है, लेकिन घबराइए नहीं, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इसमें कहानियों और असली घटनाओं के जरिए समझाया गया है कि एक मजबूत समुदाय सिर्फ साथ रहने वाले लोगों का झुंड नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है। तो आज का हमारा मिशन है उस कुछ और को खोजना। वो कौन सी अदृश्य गोंद है जो लोगों को सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनाती है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार पूरे गांव को बदल सकता है और कैसे मुश्किल समय में लोग मिलकर कमाल कर जाते हैं। चलिए इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम समुदाय कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? किताब में लिखा है कि यह एक ऐसी जगह है जहां हम जगह और संसाधन साझा करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पर ये निर्भरता शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है। आजकल तो हर कोई आत्मनिर्भर होना चाहता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और देखिए सारा फर्क वो यहीं पर छिपा है। यहाँ निर्भरता का मतलब कमजोरी नहीं है, इसका मतलब है एक दूसरे से जुड़ा होना। सोचिए, जब ये पता हो कि ज़रूरत पड़ने पर कोई मदद के लिए है और आप भी किसी के काम आ सकते हैं, तो एक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास होता है। और यही एहसास जो है वो सहयोग और आपसी सम्मान को जन्म देता है। ये सिर्फ एक ही पते पर रहना नहीं है, ये एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनना है। ये एक भावनात्मक कनेक्शन है। किताब में चंदन के गांव का एक बहुत प्यारा जिक्र है। वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान है और उसी के कोने में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़। बच्चे मैदान में खेलते हैं और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उस पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं, अपनी परेशानियां और खुशियां बांटते हैं। कितना सरल लेकिन कितना शक्तिशाली दृश्य है ये। बिल्कुल, वो बरगद का पेड़ वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो उस गांव का कह सकते हैं लिविंग रूम है। ऐसी साझा जगह ही समुदाय की धड़कन होती है। और ये जुड़ाव सिर्फ लोगों तक ही नहीं है। किताब में दुकानदार, सड़कें, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, इन सब का भी जिक्र है। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो हर किसी की जरूरतें पूरी करता है। दुकानदार सिर्फ सामान नहीं बेचता, वो रोज की खबरों का केंद्र भी होता है ना। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं है, वो लोगों को एक दूसरे से और मौकों से जोड़ती है। ये सब एक जीते जागते सिस्टम की तरह काम करते हैं। और ये सिस्टम तब और भी खूबसूरत हो जाता है जब वो मिलकर कुछ बनाता है। किताब में वन महोत्सव की एक कहानी है और मुझे लगता है कि ये इस पूरी चर्चा का दिल है। इसकी शुरुआत इतनी साधारण है कि यकीन नहीं होता। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े लोगों या बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं होती। कुछ स्कूली बच्चे हैं, चंदन और उसके दोस्त, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार वन महोत्सव पर कुछ अलग करते हैं। उनके स्कूल के पास एक पुराना बदहाल पार्क है। वो तय करते हैं कि उसे साफ करके उसके चारों ओर पेड़ लगाएंगे। बस इतना सा विचार, एक छोटा सा विचार, लेकिन इसका असर देखिए। जैसे ही ये बात फैलती है पूरा गांव हरकत में आ जाता है। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। क्या असल में ऐसा होता है? लोग इतनी आसानी से एक पार्क के लिए अपना समय और मेहनत लगाने को तैयार हो जाते हैं? आमतौर पर शायद नहीं, लेकिन यही तो एक मजबूत समुदाय की पहचान है। यहाँ किसी ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई लीडर नहीं था, ये अपने आप हुआ। समीर, जो शायद बढ़ई का काम जानता होगा, वो कहता है, अरे मेरे घर पर कुछ लकड़ी और कीलें पड़ी हैं, मैं टूटी हुई बेंच ठीक कर दूंगा। बबीता को बिजली का काम आता होगा तो वो कहती है, वो पार्क के पास वाली स्ट्रीट लाइट तो कब से खराब है, मैं देख लूंगी। और नूर, जिसकी अपनी नर्सरी है, वो पौधे ले आती है। ये तो कमाल है। हर कोई ये देख रहा है कि वो क्या दे सकता है, ये नहीं कि उसे क्या मिलेगा। ये सिर्फ काम नहीं रह गया, ये एक त्योहार जैसा बन गया। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, त्योहार। लेखक इस बात पे जोर देते हैं कि ऐसे जो साझा अनुभव होते हैं वो हमें एक दूसरे के और करीब लाते हैं। जब आप साथ मिलकर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो एक रिश्ता बनता है जो शायद सालों तक साथ बैठकर चाय पीने से भी न बने। ये खूबसूरत यादें बन जाती हैं। और ये कहानी भारत के असली त्योहार वन महोत्सव से भी जुड़ी है, जो हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। किताब में कुछ तस्वीरें भी हैं जो इस बात को और जिंदा कर देती हैं।
एक राजमिस्त्री अपनी कन्नी से दीवार बना रहा है, एक बड़ा ही आरी से लकड़ी काट रहा है, माली है, सफाई करनी है। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि समुदाय में हर हुनर की इज्जत है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता ना। राजमिस्त्री जो दीवार बना रहा है वो उतना ही जरूरी है जितना वो बच्चा जिसने ये सब शुरू किया। सही कहा। और इसी एकजुटता का एक और भी ज्यादा शक्तिशाली उदाहरण किताब में मिलता है छत्तीसगढ़ के कांकेर का। अच्छा। यहाँ जो हुआ वो किसी त्योहार या पार्क को सुंदर बनाने के लिए नहीं था। यहाँ बात जिंदगी और मौत की थी। अच्छा। बिल्कुल। वहाँ की चिनार नदी हर मानसून में उफान पर आ जाती। हालात इतने खराब हो जाते थे कि नदी के पार बसे गांव का संपर्क वो पूरी दुनिया से कट जाता था। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और सबसे ज्यादा खतरनाक ये था कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना नामुमकिन था। ये सालों से चली आ रही एक गंभीर समस्या थी। और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। शायद कर रहा हो या शायद फाइलों में योजनाएं अटकी हो, कौन जाने। लेकिन 2024 में गांव वालों ने इंतजार करना बंद कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मदद खुद करेंगे। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरे समुदाय ने मिलकर सिर्फ 2 दिनों के अंदर बांस, पत्थरों और दूसरे स्थानीय सामान से एक मजबूत पुल खड़ा कर दिया। 2 दिन? सिर्फ 2 दिनों में एक पूरा पुल बना दिया? ये तो अविश्वसनीय है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सिर्फ बांस और पत्थरों से कैसे किया गया होगा। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, ये आत्मनिर्भरता और सामुदायिक शक्ति की एक मिसाल है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि इस घटना ने समुदाय और प्रशासन के रिश्ते के बारे में क्या बताया होगा। जब लोग 2 दिनों में वो कर सकते हैं जो शायद सालों से नहीं हुआ, तो ये सिस्टम की कमियों पर भी एक टिप्पणी। बहुत गहरा बिंदु है ये दिखाता है कि लोगों में क्षमता तो है, लेकिन कई बार सिस्टम उस क्षमता को बाहर आने का मौका नहीं देता। और किताब बताती है कि इस सहयोग की ये भावना ये भारत की संस्कृति में बहुत गहराई तक है। असम में माघ बिहू त्योहार पर लोग मिलकर बांस और घास से भेला घर नाम की एक झोपड़ी बनाते हैं, जहां सब साथ मिलकर खाते पीते और जश्न मनाते हैं। या सिक्किम में फसल कटाई के समय खेतादा नाम की एक परंपरा है, जहां लोग बारी बारी से एक दूसरे के खेतों में जाकर काम में हाथ बटाते हैं। ये हमारे कह सकते हैं डीएनए में है, बस उसे जगाने की जरूरत पड़ती है। और इस तरह की एकजुटता सिर्फ संकट में ही नहीं दिखती, बल्कि उत्सव में भी नजर आती है। चलिए वापस वन महोत्सव की कहानी पर चलते हैं। जब पार्क सुंदर हो गया, पेड़ लग गए, तो उसके बाद क्या हुआ? काम खत्म, सब अपने अपने घर? नहीं, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है। काम खत्म होने के बाद सब मिलकर खाना बनाते हैं। गांव वाले अपने अपने घरों से सब्जियां, अनाज, जो कुछ भी ला सकते हैं ले आते हैं और एक बड़ा सा सामूहिक भोज होता है। ये उस दिन की मेहनत का जश्न है। एक साथ खाना, इसमें कुछ तो खास बात है। आज की दुनिया में हम सब कितनी बार अकेले अपनी स्क्रीन के सामने खाना खाते हैं। ये विचार कि पूरा गांव एक साथ बैठ के खा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। एक साथ भोजन करना इंसानी रिश्तों को मजबूत करने का सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है। किताब में वर्णन है कि सब केले के पत्तों पर खाना खाते हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि हम एक हैं और हमने ये मिलकर किया है। और उसमें भी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी संदेश छिपा है। इस्तेमाल के बाद केले के पत्तों को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिससे बाद में खाद बन जाती है। मतलब समुदाय सिर्फ लोगों का ही नहीं, अपने पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है। ये कितनी समग्र सोच है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक दूसरे से नहीं बल्कि अपनी जमीन से भी है। और यहीं पर किताब हमें प्रकृति से एक और सबक सिखाती है, चींटियों और मधुमक्खियों का उदाहरण देकर। हाँ, ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। हम अक्सर उन्हें सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं, लेकिन उनके समुदाय कमाल के होते हैं। कमाल के और बेहद कुशल। चींटियों की कॉलोनी में देखिए, हर किसी की एक भूमिका तय है ना? रानी चींटी अंडे देती है, सैनिक चींटियां घर की रक्षा करती हैं और मजदूर चींटियां खाना लाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे। सब एक साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं, कॉलोनी को जिंदा रखना और बढ़ाना। और यही बात मधुमक्खियों पर भी लागू होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानी समुदाय भी ऐसे ही काम करते हैं? हर किसी की एक तय भूमिका होती है? हाँ,
और नहीं, इंसानों में भूमिकाएं इतनी सख्त नहीं होती और हमारे पास अपनी मर्जी होती है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो वही है। जब वन महोत्सव में समीर ने लकड़ी का काम किया और नूर ने पौधे दिए, तो वे अपनी अपनी खास भूमिका निभा रहे थे। एक मजबूत समुदाय में हर कोई अपनी क्षमता और हुनर के हिसाब से योगदान देता है और इसी से पूरा सिस्टम चलता है। कोई भी बेकार नहीं होता, हर कोई उस बड़ी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। तो इन सारी कहानियों और उदाहरणों से अगर हमें एक बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए तो ये समझ में आया है कि समुदाय सिर्फ एक भूगोल नहीं है, ये एक एहसास है। ये इस भरोसे का नाम है कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे उठाने के लिए हाथ होंगे। आपने इसे बहुत खूबसूरती से कहा। समुदाय सिर्फ आसपास बने घरों का समूह नहीं है, ये आपसी भरोसे, साझा जिम्मेदारी और मिलकर काम करने से बना एक जीता जागता सिस्टम है। चाहे वो एक पार्क को खूबसूरत बनाने जैसा खुशी का मौका हो या नदी पर पुल बनाने जैसी चुनौती से निपटना हो, असली ताकत हमेशा एक साथ आने में ही होती है। ये किताब हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर भूली हुई सच्चाई याद दिलाती है। हमारी असली ताकत अलग अलग होने में नहीं, बल्कि एक साथ होने में है। जब लोग एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो वे वो भी हासिल कर सकते हैं जो अकेले में असंभव लगता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किताब में टोकरी बनाने, दीवारों पर चित्रकारी करने और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कुछ क्षेत्रीय कौशलों का भी जिक्र है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर अपने फ्लैट्स में या अपने फोन में अकेले होते हैं, हमारे अपने मोहल्ले या सोसाइटी में ऐसी कौन सी छिपी हुई कला या हुनर है जिसे हम सब मिलकर फिर से जिंदा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा साझा प्रोजेक्ट हो सकता है? शायद किसी दीवार को मिलकर पेंट करना या एक छोटा सा सब्जी का बगीचा बनाना, जो हमें सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि फिर से एक समुदाय बना। इस पर सोचिएगा जरूर।